तो रिवीजन करते हैं हम थर्ड हेड। तीसरा जो हमारी इनकम होती है बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिससे आपको डर भी लगता है जनरली। तो ये थर्ड हेड है हमारी इनकम का, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के बाद में आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर टैक्सेबल होगी इनकम। आप प्रोफेशन करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आपकी इनकम भी यहीं पर टैक्सेबल होने वाली है। तो आपके यहाँ सेक्शन 28 है यहाँ पर जो चार्जिंग सेक्शन है, जो आपको बताता है कि यहाँ पर क्या क्या टैक्सेबल होने वाला है। तो बिजनेस की इनकम तो यहाँ टैक्सेबल होती है। इसके अलावा आपका बिजनेस है बंद हो गया, पुराना बेड डेट से रिकवर हुआ, तो वो सब भी यहाँ पर टैक्सेबल होगा। लीगल इलीगल बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं है। आप इलीगल बिजनेस करके ये नहीं कह सकते कि ये इलीगल बिजनेस है तो हम टैक्स नहीं देंगे। आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो आपके लॉ में आपके अगेंस्ट में जो भी लीगल एक्शन लिया जाएगा वो अलग बात है, लेकिन इलीगल बिजनेस की इनकम पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि बिजनेस असेसी चलाता हो, चाहे एक दिन के लिए चलाए, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, अगर आपको पैसा मिलता है, आपने बिजनेस करते हो, कोई आपको पैसा दे 1 करोड़ रुपए लो बिजनेस बंद कर दो, तो बिजनेस को बंद करने के बदले में कोई काम धंधा, कोई पार्ट ऑफ द बिजनेस बंद करने के लिए आपको पैसा मिलता है, तो वो भी बिजनेस की इनकम में ही आता है। आप ट्रेड करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप एसोसिएशन है, सर्विसेज देते हैं, सब यही आएगा। एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी बिजनेस की इनकम होती है। कई बार गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने के बदले में आपको पैसा दे देती है। ड्यूटी ड्रॉबैक होता है कि आपने जो टैक्स दिए वो वापस मिल जाते हैं, तो टैक्सेस खर्चे में आ जाते हैं, और जब वो वापस मिलते हैं तो इनकम में आ जाते हैं। आप प्रोफेशनल हैं और आपको कोई परक्यूजिट मिलती है, बेनिफिट मिलती है, तो वो भी टैक्सेबल हो जाता है। सपोज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपने एक घर की चाबी मुझे दे दी कि सर आपकी वजह से सीए बने, लो एक फ्लैट हमारी तरफ से, तो वो भी मेरे लिए बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में आएगा। ठीक है। कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को जो एप्रोप्रिएशन की आइटम होती हैं, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन मिलता है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी हमने करा रखी है। कोई हमारा बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो बिजनेस छोड़कर जाएगा, हमें इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। आपको इन्वेंट्री को कन्वर्ट करते हैं स्टॉक कैपिटल, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो कन्वर्टेड करी है कैपिटल एसेट में, तो वो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शंस। तो कोई भी आप बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो वो सारी चीजें प्रोफेशन से रिलेटेड आती है। सेक्शन 125 कहता है बिजनेस, प्रोफेशन और अदर सोर्सेज के लिए आपकी मर्जी, आप अकाउंटिंग कैसा करते हो। अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो तो कैश बेसिस के हिसाब से टैक्सेबल होगा, और ड्यू बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस, एग्रोल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं तो आपकी इनकम उस हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। अब हमारे पास मेनली इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें P&L अकाउंट बनाकर दिया होता है, और एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें कैश अकाउंट दिया होता है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अगर हमें P&L अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले प्रॉफिट जो दिया हुआ है, इनडायरेक्ट मेथड से अगर क्वेश्चन करते हैं तो जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, हम सबसे पहले उस प्रॉफिट को उठाते हैं, जो भी हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, और हम उन सब एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर देते हैं जो डिसअलाउड हैं बट P&L में लिखे हैं। जैसे कोई प्रोविजन फॉर बेड डेट्स लिखा आपने, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इनकम टैक्स में अलाउ नहीं है लिखना, लेकिन आपने P&L में लिख दिया, तो P&L में लिखने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि ये प्रॉफिट जो आपने कम किया है ये हम अलाउ नहीं करते हैं खर्चा, तो आपने जानबूझ के लिखा है, या जो भी है अकाउंटिंग में, हम अकाउंटिंग के प्रॉफिट से PGPP पर आ रहे हैं, मतलब इनकम टैक्स का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो वहां पर खर्चा अलाउड है लेकिन यहाँ नहीं है, और जो खर्चा डिसअलाउड है उसको एड बैक कर दिया जाएगा टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि पहले ये माइनस हो चुका है, इसका इफेक्ट जीरो करने के लिए इसे एड बैक कर दिया जाएगा। ऐसे ही हमने कोई एक्सपेंसेस अलाउड है इनकम टैक्स में, बट आपने नहीं लिखा उसको अकाउंटिंग में, तो अब उसको माइनस कर देंगे।
ये यहाँ पर ऐसा भी सोच सकते हैं, जैसे आपने डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में कुछ और होता है, पीजीपीपी में सेक्शन 32 के हिसाब से ब्लॉक सिस्टम से डेप्रिसिएशन होता है। तो आपने जो P&L में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वाला लिखा है वो एड बैक कर देंगे, और जो ब्लॉक सिस्टम से इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन होना चाहिए वो लेस कर देंगे, क्योंकि अभी तक वो P&L में आपने लिखा नहीं है। ऐसी इनकम डिसअलाउड इनकम जो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है, या तो वो डिसअलाउड है मतलब टैक्सेबल होंगी नहीं, या फिर वो अदर हेड्स से रिलेट करती है, जैसे रेंट रिसीव्ड है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो वो सब P&L में हम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम P&L जब अकाउंटिंग में बनाते हैं तो एक ही P&L होता है, जबकि यहाँ पर 5 हेड है अलग अलग, तो यहाँ पर हम केवल प्योर बिजनेस प्रोफेशन का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, अदर इनकम को हटा देंगे, इसीलिए माइनस कर देंगे। और कोई इनकम टैक्सेबल है लेकिन आपने अभी तक लिखी नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर एड बैक करके टैक्सेबल कर देंगे। ये सारा काम करके हमारा इनडायरेक्ट मेथड से बिजनेस की इनकम आ जाएगी। इसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है, इनकम और एक्सपेंसेस। लेकिन अगर हमें P&L की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट दिया, तो हम डायरेक्ट मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी टैक्सेबल इनकम जो इस हेड में टैक्सेबल है सबको ऐड कर देंगे और सभी अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है, तो सेक्शन 30 से 37 में लिखा है कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है। तो इसमें सेक्शन 30 है जो कहता है रेंटल एक्सपेंस and other expenses related to building which are revenue in nature will be allowed provided you are using your building for your business purpose. Section 31 कहता है any expenses related to machinery, plant and machinery, furniture, revenue nature होंगे तो सभी allowed हो जाएंगे। रिपेयर मेंटेनेंस है, इसका जो भी सर्विसिंग चार्जेस हैं, डेप्रिसिएशन है, सब अलाउ हो जाएगा। डेप्रिसिएशन के लिए सेक्शन 32 अलग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये बताता है कि हम लोग WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे और ब्लॉक सिस्टम से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और इसका डेप्रिसिएशन का रेट भी ये बता रहे हैं क्या है। हमारी दो टाइप की एसेट हैं डेप्रिसिएशन लगाने के लिए इनकम टैक्स में, एक है टेंजिबल एसेट्स और एक है इंटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग है, फर्नीचर है और प्लांटर मशीनरी है। तो और इंटेंजिबल एसेट में कोई ऐसा अलग अलग नहीं है। इंटेंजिबल एसेट पे 25% का फ्लैट डेप्रिसिएशन का रेट है, जिसमें गुडविल नहीं आएगी, गुडविल के अलावा बाकी सब इंटेंजिबल एसेट्स आएंगी और उस पर 25% WDV मेथड से लगेगा। जितनी भी इंटेंजिबल एसेट है उन सबको एक साथ ऐड करेंगे, पेटेंट और कॉपीराइट को अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे, उन सबको मिक्स कर देंगे। ऐसे ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर 10% है डेप्रिसिएशन, लेकिन अगर वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, मतलब हमने अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए बिल्डिंग दे रखी है, तो वो भी हमारी ओनरशिप में आती है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन क्योंकि वो रेजिडेंशियल है तो उसको कम यूज किया जाता है इन कंपेयर टू कमर्शियल बिल्डिंग, उस पर 5% का डेप्रिसिएशन होता है और टेम्परेरी स्ट्रक्चर पर 40% होता है। तो हम 3 अलग अलग पार्ट कर देंगे बिल्डिंग के अंदर, अगर हमारे पास तीनों टाइप की बिल्डिंग है तो। अब 5 बिल्डिंग है हमारे पास कॉमर्शियल, तो 5 बिल्डिंग्स है 10% वाली, तो उन सबको 10% में ऐड कर देंगे। हमारे पास 2 बिल्डिंग है रेजिडेंशियल, उन सबको 5% वाले रेट में ऐड कर देंगे। हर एक रेट का अलग हम एक टोटल बेसिस पे करेंगे, इसमें हम इंडिविजुअल एसेट बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं करते, सबको मिक्स कर देते हैं। लेकिन बिल्डिंग वाली एसेट को फर्नीचर में नहीं जोड़ेंगे, फर्नीचर एक अलग हेड है इसमें, तो फर्नीचर को अलग ब्लॉक में रखेंगे, 10% है। प्लांट एंड मशीनरी को अलग रखेंगे। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी नाम ठीक नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, नाम होना चाहिए था अदर एसेट्स, अदर टेंजिबल एसेट, लेकिन नाम है प्लांट एंड मशीनरी। तो जो बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर नहीं है, सब प्लांट एंड मशीनरी है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, अब कितनी अजीब सी बात है, बुक्स प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी ना होती है, लेकिन इन्होंने नाम दिया, जबकि होना चाहिए था बिल्डिंग, फर्नीचर एंड अदर टेंजिबल एसेट्स, या ये कह सकते थे प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर टेंजिबल एसेट, ताकि हम बुक्स को लिख रहे हैं तो हमें अजीब सा तो ना लगे। तो हमारे पास बहुत सारे रेट हैं, उनमें से जो चुनिंदा कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके सामने रखे हैं।
बुक्स पर 40, कंप्यूटर पर 40 इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, व्हीकल पर 15%, लेकिन अगर टैक्सी के रूप में यूज होती है तो 30%, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पर 20%, शिप्स और स्पीड बोट्स पर 20%। ये कुछ रेट आपको याद रखने हैं, बाकी क्वेश्चन में दिए जाएंगे अगर इनके अलावा आपका कोई आएगा तो। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आसान बनाने के लिए, क्योंकि डेप्रीशिएशन एक बहुत मुश्किल काम है और महीनों लगते हैं हमें डेप्रीशिएशन का रिकॉर्ड बनाने में अकाउंटिंग में। अब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग से हमें रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उस मुसीबत से बचने के लिए इन्होंने एक नया सिस्टम बताया डेप्रीशिएशन लगाने के लिए। इन्होंने कहा हम प्रोराटा बेसिस पर, टाइम बेसिस पर डेप्रीशिएशन नहीं लगाएंगे। हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, 11 महीने डेप्रीशिएशन लगाते हैं अगर एसेट 11 महीने यूज हुई है। 1 महीना यूज हुई है तो 1 महीने का डेप्रीशिएशन लगाते हैं। हर बार जब भी कोई एसेट सेल होती है तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट निकाला जाता है। यहाँ कुछ नहीं करेंगे ऐसा। हम लोग या तो डेप्रीशिएशन लगाएंगे पूरा या आधा। अगर हमारी एसेट 180 दिन से कम यूज हुई है तो आधा, जो भी हमने रेट ऑफ डेप्रीशिएशन अलॉट कर रखा है उसका आधा डेप्रीशिएशन लगाएंगे। और अगर हमने कोई डेप्रीशिएशन कोई 180 दिन या उससे ज्यादा यूज हुई है तो पूरा। तो यहाँ एग्जैक्ट 180 डेज है, 180 डेज से कम यूज होगा तो आधा, 180 डेज या उससे ज्यादा यूज होगा तो पूरा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हर बार ये कैलकुलेट नहीं करना है कि कौन सी डेट को हमने एसेट खरीदी है और कितने दिन हो गए। हम एक डेट निकाल लेते हैं और उस डेट के हिसाब से, उस दिन से पहले एसेट खरीदी है तो पूरा, उस दिन के बाद खरीदी है तो आधा। तो इसके लिए सीधा सीधा हिसाब लगाए, साल 180 डेज लगभग 6 महीना, 6 महीना 30 सितंबर को खत्म होता है ना। लेकिन उसमें हमारा जो है 2 अक्टूबर जो आता है पास में ही आता है सितंबर के बाद। तो 2 अक्टूबर को अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो देखते हैं, लेकिन हमें पता है कि बाद वाले पीरियड में फेब आता है, फेब में 28 डेज होते हैं, तो 2-3 दिन का फर्क वहां आ जाता है। नॉर्मली मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं, फेब में 28 होते हैं, तो 3 दिन का फर्क मान लिया वहां आ गया 31 और 28 में, तो 3 दिन मतलब 3 अक्टूबर का हिसाब लगाते हैं। तो अगर हमने कोई एसेट 3 अक्टूबर को खरीदी तो अक्टूबर के हमारे कितने दिन यूज हो गए, उसमें 2 दिन फर्स्ट और सेकंड हटा देते हैं। तो अक्टूबर में 29, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च, तो कितने दिन हो गए ये टोटल करके बताइए। 180 एग्जैक्ट। तो 3 अक्टूबर को खरीदा तो 180 दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन हमें लेस देन 180 चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं आफ्टर 3 अक्टूबर अगर हमने कोई भी एसेट खरीदी तो उस पर 50% डेप्रिसिएशन लगेगा ऑफ नॉर्मल रेट। कहीं 50% लगा दो, नॉर्मल रेट का हाफ, कहीं आप 50% डेप्रिसिएशन रेट लगा दो। इसका मतलब यह है कि अगर उस पर 10% लगना है तो 10 का 50% 5% लगेगा, तो आप हाफ ऑफ नॉर्मल रेट हमारा लगेगा। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल रेट का हाफ लगेगा अगर 3 अक्टूबर के बाद में कोई एसेट खरीदी है, प्रोवाइडेड सेम ईयर में खरीदी है और सेम ईयर में यूज भी करी है। अगर आपने सेम ईयर में खरीदी, आज खरीदी, मान लिया फेब में खरीदी और यूज करी अगले साल अप्रैल में, तो ईयर चेंज हो गया। जब ईयर चेंज हो जाएगा तो हम ये हिसाब नहीं लगाएंगे। सेम ईयर में खरीदी, सेम ईयर में 180 डेज से कम यूज करी तो आधा डेप्रिसिएशन का रेट है। ईयर चेंज हो जाएगा तो आपको फिर पूरा ही लगाना है। इस साल नहीं लगाएंगे, जिस साल पुट टू यूज है उसी साल से लगेगा। मान लिया इस साल फेब में खरीदा, यूज ही नहीं करनी स्टार्ट करी तो नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन। अगले साल हमने अगले साल के आखिरी दिन यूज करी तो पूरा लगेगा, क्योंकि सेम ईयर में खरीदे, सेम ईयर में 180 डेज से कम यूज करें तो आधा, पिछले साल खरीदा, इस साल चाहे एक दिन भी यूज करें पूरा लगेगा। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें साल के शुरू में ओपनिंग WDV लिखना, प्लस करना जो भी एसेट खरीदी इस साल, माइनस करना जो भी एसेट बेची इस साल। हम नहीं देखेंगे एक एक इंडिविजुअल एसेट पे खरीदने बेचने पे क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, नहीं, कुछ नहीं, सिंपल
ओपनिंग प्लस जितनी भी खरीदी है सबको ऐड करो, जितनी बेची है सबको लेस करो। अगर पॉजिटिव आंसर आ गया तो कोई प्रॉफिट और लॉस कैपिटल गेन के चैप्टर में नहीं जाएंगे। पॉजिटिव आंसर आया तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे फीफो बेसिस पे एज्यूम करते हुए। फीफो बेसिस पे क्या एज्यूम करते हुए कि भैया लीफो बेसिस पे मतलब जो बैलेंस आएगा उसमें पहले नई वाली एसेट को मानेंगे कि इसमें नई वाली एसेट का बैलेंस है। फीफो ही है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ओपनिंग वैल्यू थी 20,000, हमने परचेज कर लिया 50,000, सेल कर दिया 60,000, तो हमारे पास जो असेट बची केवल 10,000 की बची। अब ये जो 10,000 की एसेट है ये एज्यूम करेंगे नई वाली एसेट की डब्ल्यूडीवी है। फीफो मतलब जो पहले थी पहले बिक गई, तो ये नई वाली एसेट की डब्ल्यूडीवी है। अगर ये नई वाली एसेट की डब्ल्यूडीवी है और नई वाली एसेट 180 दिन से कम यूज करिए तो इस पे आधा डेप्रिसिएशन आएगा। और अगर हमने सपोज कोई एसेट 10,000 की बेची तो हमारी जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है 60,000। इस 60 में से 50,000 न्यू वाली है और 10,000 ओल्ड वाली है। तो ओल्ड पे पूरा और 50 पे नया पर आधा अगर 180 दिन से कम यूज हुई। 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है तो इस पे भी पूरा लगेगा, फिर अलग अलग करने की जरूरत नहीं, पूरा हम एक साथ लगा देंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो हमारा कैपिटल गेन के चैप्टर में सेक्शन 50 में हम पहुंच जाते हैं। सेक्शन 50 होता है कैपिटल गेन में जो हमें बताता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट। ये कहता है कि चाहे एसेट 10 साल पुरानी हो, 20 साल हो या 5 साल पुरानी हो, हम जब भी डेप्रिशिएबल एसेट को बेचते हैं और प्रॉफिट होता है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है अंडर सेक्शन 50। तो ये दो सिचुएशन होंगी, या तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ जाए या जितनी भी ब्लॉक के अंदर एसेट है सबको बेच दिया जाए। अगर जितनी भी एसेट है सबको बेच दिया या क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ गई तो हमारा इन दोनों सिचुएशन में क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी हम नील कर देंगे, डेप्रिसिएशन नील कर देंगे। तो जिस साल हमारी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ जाएगी या सारी एसेट बिक जाएंगी उस साल जीरो डेप्रिसिएशन मिलेगा। और हम आ जाएंगे कैपिटल गेन के चैप्टर। कैपिटल गेन के चैप्टर में हम लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस, इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर और माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। और ये सब करने के बाद हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस आ जाएगा अंडर सेक्शन 50। तो ये दो काम करने होंगे। पहला, जब भी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नेगेटिव आ जाए या जितनी भी एसेट है इंक्लूडिंग न्यू एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर अगर सभी बेच दी हैं तो हमारा उस साल डेप्रिसिएशन नील आएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी नील आएगी और हम सेक्शन 50 में इस तरीके से कैपिटल गेन निकालेंगे। अब हम बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की। एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें मिलता है जब हम लोग कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं और फैक्ट्री पर्पस। ऑफिशियल प्लांट एंड मशीनरी पर हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन हम लोगों को तभी मिलता है जब हम बिजनेस प्रोफेशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलता है, जब हम फैक्ट्री के लिए हम लगाते हैं, है ना। अच्छा, डेप्रिसिएशन गुडविल पे नहीं मिलेगा। ये चेंजेस आए थे 2021 में। तो अगर हमारा डेप्रिसिएशन कोई गुडविल है उस पर हमें इंटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। बाय चांस आपको बोल दिया जाए कि आपकी जो डब्ल्यूडीवी है उसमें गुडविल इंक्लूडेड है, तो जिस दिन से खरीदी है उस दिन से लेकर जिस दिन आपका साल का शुरुआत है जब हमें डब्ल्यूडीवी दे रखी है ओपनिंग इंक्लूडिंग गुडविल, तो जिस दिन खरीदी है उस दिन से लेके ये मानो ये एसेट अकेली ही थी गुडविल, 25% डेप्रिसिएशन लगाते लगाते जो आज की डेट में डब्ल्यूडीवी इंक्लूडेड है उसे हटा दो, क्योंकि इस पे कोई आपको डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है। अब तो आप ऐड करेंगे ही नहीं, इंटेंजिबल एसेट के ब्लॉक में गुडविल को ऐड करेंगे ही नहीं। बाई चांस आपसे कहा जाए कि साल ये बोला जाए एक आपका जो ईयर बिगिनिंग है वो 1 अप्रैल 22 है, तो 1 अप्रैल 22 की जगह आपको कहा जाए क्वेश्चन में 1 अप्रैल 21 की डब्ल्यूडीवी, क्योंकि 21 से चेंज आया था। आपको क्वेश्चन में कहा जाए 1 अप्रैल 21 की डब्ल्यूडीवी है, इसमें गुडविल इंक्लूड है और गुडविल हमने 90 जो है
2007 में खरीदी थी, हम 2007 से 21 तक की गुडविल को इंडिविजुअल एसेट मानते हो, उसकी डब्ल्यूडीवी निकालेंगे 25% पर एनम के हिसाब से। पहले साल 180 दिन से कम है तो आधा, नहीं तो पूरा लगाते हुए 1 अप्रैल 21 की वैल्यू निकालेंगे, उसे हटा देंगे, फिर हम इस साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पिछले साल का हटाकर इस साल के ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकालेंगे, फिर लगाएंगे। तो ये याद रखना है आपको, ये मैंने आपको समझा रखा है डब्ल्यूडीवी के लिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है नई आपकी प्लांट एंड मशीनरी पर। कुछ कंडीशन है, क्या पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो, ठीक है, या आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या जनरेशन के बिजनेस में है, और आपको केवल न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर मिलेगा, किसी से पुरानी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो आपको कोई डिडक्शन एडिशनल डेप्रिसिएशन की नहीं मिलने वाली है। और ये एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल एक बार मिलता है पहले साल, हर साल नहीं मिलता है, ठीक है। शिप से एयरक्राफ्ट पर नहीं मिलता है क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट होती है। कोई भी एसेट पुरानी है, चाहे वो इंडिया में यूज है चाहे इंडिया के बाहर यूज है, उस पर आपको नहीं मिलेगा। ऑफिस की किसी एसेट पर, प्रेमाइसिस पर, कोई भी रेजिडेंशियल प्रेमाइसिस पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कोई भी ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसपे 100% डेप्रिसिएशन पहले ही साल मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कोई एसेट खरीदी है, उस पर पहले साल ही 100% का डेप्रिसिएशन मिलता है आपको, तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। और बिल्डिंग फर्नीचर पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पता है ना, टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट के अंदर 3 है, बिल्डिंग फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे ही मिलेगा, वो भी जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है और वो ब्रांड न्यू है, पुरानी नहीं है, चाहे इंडिया के बाहर कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। और हाफ ऑफ द एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड अगर वो 180 डेज से कम यूज हुआ है, तो हाफ मतलब 10%, 20% है ना, तो हाफ 10%। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेक्स्ट ईयर बैलेंस हाफ आपको मिलेगा। फर्स्ट हाफ मतलब 20% है ना, इस साल आपने 180 डेज से कम यूज करा तो आधा 10% मिलेगा, बचा हुआ 10% अगले साल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। कॉस्ट क्या होती है वो आप ऐड कर लेते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट में। अगर आप यहां लिखा है कि आप अगर एक दिन में 10,000 से ज्यादा बोलते हैं, कैश में पेमेंट करते हैं, तो फिर वो आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं है, तो आपको ऑनलाइन या चेक, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ही पेमेंट करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, आपका बिजनेस बिक गया, एमलगमेशन हो गया, किसी की डेथ हो गई, उसके लीगल हेयर्स के पास में बिजनेस ट्रांसफर हो गया, तो आप पहले मानिए कि कोई कुछ भी नहीं हुआ है और नॉर्मल आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए, फिर नंबर ऑफ डेज के रेशो में उस डेप्रिसिएशन को बांट दीजिए। अगर वो पुरानी एसेट है, कोई नई एसेट खरीदी है तो जिस दिन खरीदी है उस दिन से देखिए किसको मिलना चाहिए डेप्रिसिएशन, और उसको उन्हीं दिनों के रेशो में, मतलब डेज के रेशो में बटेगा डेप्रिसिएशन। इसके बाद है हमारे पास पावर जनरेटिंग कंपनी, जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, पावर जनरेशन में है, उनको डेप्रिसिएशन, तो उनके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो डब्ल्यूडीवी मेथड से लगा सकते हैं, चाहे तो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा सकते हैं। उन्हें पहली बार ये ऑप्शन चूज करना है, जो ऑप्शन उन्होंने चूज कर लिया एक बार, वो हमेशा उनके पास लगाना पड़ेगा। तो डब्ल्यूडीवी मेथड जो ब्लॉक सिस्टम सीखा वैसा भी वो डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। एक अलग से स्ट्रेट लाइन मेथड भी लगा सकते हैं, उसके रेट अलग है, वो हम याद नहीं कर सकते, अजीब से रेट होते हैं वो, तो वो रेट क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से ये चाहें तो उस मेथड से भी ये डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। अब उसमें थोड़ा सा सिस्टम अलग है, ठीक है। तो यहां क्या ध्यान रखना है
If the assessee has claimed depreciation on basis of WDV, depreciation shall be allowed on the basis of block of asset, वैसे ही है ना. If depreciation is claimed on SLM, straight line method से, depreciation shall be computed on the basis of individual asset. ब्लॉक में तो हम सारी एसेट को जोड़ देते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं, लेकिन यहां नहीं करते हैं. अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे तो हर एसेट का हिसाब अलग लगाया जाएगा, लेकिन 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. मतलब 180 डेज से कम है तो हाफ, नहीं तो फुल. और रेट ऑफ एसएलएम इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है. अगर हम कोई एसेट सेल करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा सिस्टम अलग है, क्योंकि इंडिविजुअल एसेट है तो यहाँ 3 चीजें यूज होती हैं. पहला एक टर्मिनल डेप्रिसिएशन. अब ये क्या होता है, मान लिया हमारी एसेट की कॉस्ट है 20,000, डेप्रिसिएशन लगाते लगाते इसकी WDV आ गई 11,000 और सेलिंग प्राइस अगर 11,000 से कम है, सपोज 9,000, तो इस मेथड में ये एज्यूम किया जाता है कि अगर आपकी एसेट 9,000 में सेल हो रही है, इसका मतलब आपने डेप्रिसिएशन अब तक कम लगाया है. डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आपकी WDV 11,000 आ रही है, जबकि होनी चाहिए 9. इसका मतलब आपने 2,000 का डेप्रिसिएशन कम लगाया, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन हम आपको अलाउ कर देंगे. ये कैपिटल गेन के चैप्टर में नहीं जाएगा. ये 2,000 का जो लॉस है, इस लॉस का नाम होगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन PGBP में अलाउड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा. अगर सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट है 20,000, WDV है 11,000, लेकिन सेलिंग प्राइस सपोज 12,000 है, तो ये कहते हैं इसका मतलब आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दी. आपको डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था कि WDV 12 ही आती, लेकिन आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया. तो ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया तो आपने P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम कर लिया. तो ये हम 1,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है आपको, ये कैपिटल गेन ना लेकर हम इसे बिजनेस प्रोफेशन की ही इनकम मानेंगे और इसका एक नाम रखेंगे बैलेंसिंग चार्ज. तो ये बैलेंसिंग चार्ज के रूप में आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा बिजनेस प्रोफेशन की इनकम. और लास्ट केस, अगर कॉस्ट है 20,000 और WDV है आपकी 11,000 और आपका सेलिंग प्राइस है 25,000, तो ये कहते हैं इसका मतलब आप इस पे तो डेप्रिसिएशन लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एसेट तो 20 की खरीद के 25 की बिक रही और आपने 9,000 का डेप्रिसिएशन फालतू में लगा दिया. तो 9,000 रुपए बैलेंसिंग चार्ज है और ये PGPP की इनकम मानी जाएगी और ये कैपिटल गेन है और ये कैपिटल गेन के चैप्टर में टैक्सेबल हो. तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है अगर आप समझेंगे तो. इसके बाद ये इंडिविजुअल एसेट पे कैलकुलेट होता है. कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि कभी भी डेप्रिसिएशन की वजह से हम आपका लॉस नहीं हम मानेंगे. सपोज आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आ रहा है 20,000 और डेप्रिसिएशन आ रहा है 4 लाख, तो आप ये नहीं कह सकते आपको 3,80,000 का लॉस हो गया ना. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भैया 20,000 का ही डेप्रिसिएशन लिखो और प्रॉफिट नील हो जाएगा, और आपका जो बाकी का 3,80,000 का है डेप्रिसिएशन, उसका क्या करेंगे वो अब हम आपको बताते हैं. तो पहले जितना प्रॉफिट है इस साल का सेम बिजनेस का, उससे आप सेट ऑफ कर लो. इसके बाद अगर आपके कोई और बिजनेस है उससे सेट ऑफ कर लो, और बिजनेस के प्रॉफिट है उससे सेट ऑफ कर लो. तो क्या लिखा है कि फर्स्ट अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ एनी अदर बिजनेस. आपका कोई और बिजनेस है, पहले तो करंट ईयर के प्रॉफिट से ही करो, और अगर उससे सेट ऑफ नहीं हो पा रहा तो दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लो. ठीक है. अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये सब है, उन सब से कर लो. सैलरी से नहीं करने देंगे और कैजुअल इनकम से नहीं करने देंगे. तो कैजुअल इनकम और सैलरी के अलावा बाकी सबसे कर लो. उससे करने के बाद भी अगर आप लोग इसको पूरा नहीं कर पाए हैं सेट ऑफ, तो ये कह रहे हैं इसका नाम रखेंगे हम अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन.
क्या नाम रखेंगे? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और इसको इनफाइनाइट पीरियड के लिए अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड करेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो सकता। 100, 200, 500 साल जब तक सेट ऑफ नहीं होता आप इसे अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड करते रहो। तो इसे अगले आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, चाहे बिजनेस चलाता है या नहीं। एसएससी अगर बिजनेस बंद हो गया लेकिन कोई बैड डेट से रिकवर हो गया तो बिजनेस इनकम हो गई, पुराना अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, कर लो सेट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि उनका अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी है, मान लिया लॉस हो गया तो लॉस भी जा रहा है, तो पहले ही किसे सेट ऑफ करेंगे? लॉस के लिए हमें पता है 8 साल का टाइम होता है और इसके लिए अनलिमिटेड टाइम है, तो पहले जिसका टाइम लिमिटेड है पहले उसे ही तो सेट ऑफ करोगे। तो हम पहले क्या करेंगे? लॉस को सेट ऑफ करेंगे, है ना। करंट, सबसे पहले करंट ईयर का मान लिया ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो सबसे पहले तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ही लेस करोगे, बिना उसके तो प्रॉफिट कैसे आएगा। उसके बाद में पुराना लॉस और उसके बाद अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो ये सीक्वेंसिंग है जो आपको करनी है। ठीक है, ये हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में भी पढ़ा था। सेक्शन 37-35 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च ना के बराबर होती है, तो साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सेक्शन 35 है, जो ये कहता है कि आपका रेवेन्यू, कैपिटल नेचर, सारे खर्चे आपको अलाउ हो जाएंगे जिस साल आप कर रहे हो। इवन बिजनेस शुरू होने से पहले के 3 साल जो पहले के खर्चे वो भी आपको अलाउ हो जाएंगे। तो क्या कहता है ये सेक्शन? ये कहता है कोई भी खर्चा आप करिए, वेदर इट इज ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। ये बहुत बड़ी बात है, कैपिटल नेचर का खर्चा भी आपको बिजनेस प्रोफेशन में 100% अलाउड है, मतलब 100% डिडक्शन मिल रही है, एक तरीके से 100% डेप्रिसिएशन मिल रहा है, तो इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अब आपको। तो 100% खर्चा अलाउड है, वेदर इट इज कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। बट लैंड परचेज किया है तो वो अलाउ नहीं होता साइंटिफिक रिसर्च के लिए। ठीक है, उस पर आपको वो खर्चा यहाँ अलाउ नहीं होता। तो रेवेन्यू नेचर आपको अलाउड है, हर साल का अलाउड है। इवन नया बिजनेस में पिछले 3 साल का, बिजनेस शुरू होने से पहले के 3 साल का खर्चा भी आपको फर्स्ट ईयर में अलाउ हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल नेचर जैसे हमने बात करी, ये भी पिछले 3 साल का खर्चा अलाउड है, साथ ही साथ हर साल का भी अलाउड है। बस जमीन खरीदोगे तो आपको अलाउ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस पे कोई डेप्रिसिएशन आपको मिलने वाला नहीं है, और इसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन की तरह इसकी वजह से भी आपको लॉस नहीं होगा। अगर आपका प्रॉफिट कम है और ये ज्यादा है तो इसको भी सेम अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की तरह आप इसे अनलिमिटेड टाइम तक फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के साथ साथ चलेगा ये भी। ठीक है, जब जहां जहां कैरी फॉरवर्ड होगा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इसको भी आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके अलावा आप कोई खुद अपना खर्चा नहीं करते हैं, आप किसी को डोनेशन देते हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च, फॉर स्टैटिस्टिकल, सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, तो वो भी सारा 100% खर्चा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नोटिफाइड अप्रूव इंस्टीट्यूशन को आप पैसा देते हैं, तो यूनिवर्सिटी को सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल साइंस के लिए आप पैसा देते हैं तो आपको 100% खर्चा अलाउड है, वेदर और नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो भी 100% खर्चा अलाउड है। ठीक है, तो आप लेबोरेटरी को दीजिए, नोटिफाइड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को पैसा दीजिए, वो सारा का सारा अलाउड है। इसके बाद आपके लिए एक स्पेशल बिजनेस आते हैं, स्पेशल बिजनेस है सेक्शन 35 में। ये क्या कहते हैं? अगर आप स्पेशल बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं और वो लिस्ट में बता रखे हैं एक्सेप्ट जो स्पेसिफाइड है 11th शेड्यूल में, मतलब मान लिया आप तंबाकू का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस टाइप का कोई काम कर रहे हैं, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी ना, अदरवाइज आपको मिल जाएगी डिडक्शन। तो आप कोई भी कैपिटल नेचर खर्चा करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा, या रिवेन्यू नेचर कोई भी खर्चा करेंगे, इन हाउस रिसर्च के लिए करेंगे, तो आपको 100% का खर्चा अलाउ हो जाए। ये हैं कुछ लिस्ट जो आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा, लिस्ट याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
रूरल डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप डोनेशन करते हैं और आपका बिजनेस की इनकम नहीं है तो आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए या नहीं? आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है लेकिन आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो यहाँ दो टाइप के सेक्शन है। जीजीए ये 80C से 80U वाला डिडक्शन में मिलता है, तो वहां पर भी पढ़ते हैं, यहाँ भी बता रहे हैं। यहाँ दो सेक्शन है, 80GGA और GGB। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सेक्शन 80GGA है जहाँ सभी असेसी को, चाहे रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, वो पेमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाती है। मेरे जो भी आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए पेमेंट करा है उस पर 100% की डिडक्शन मिल जाएगी अगर आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है तो कहने का मतलब है बिजनेस की इनकम है तो सेक्शन 35 में, बिजनेस की इनकम नहीं है तो 80GGA में आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। अब जब साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप कोई एसेट यूज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 0, क्योंकि उस पर 100% डिडक्शन आपको मिल चुकी है। तो आपके पास ऑप्शन है क्या? साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कोई एसेट यूज करी, 50 लाख की खरीदी, 50 लाख का खर्चा अलाउड हो गया सेक्शन 35 में, तो इसकी अब WDV क्या है? एक तरीके से नील, सारा खर्चा अलाउड हो गया। अब इसे आप सीधा भी बेच सकते हैं या बिजनेस में यूज करने के बाद भी बेच सकते हैं। सीधा बेचोगे तो जितना भी सेलिंग प्राइस है सारा ही प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आप इसे आपके लिए फायदा पता क्या रहेगा? आप ये दिखाओ नहीं हम तो इसे बिजनेस के लिए यूज करते हैं, तो आप क्या करोगे? सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन लगाते हो ना, क्या लिखते हो? ओपनिंग WDV प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट एक्वायर्ड, उसमें ये वाली आ जाएगी एसेट, साइंटिफिक रिसर्च वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? नील। तो लेकिन ये ब्लॉक के अंदर आ जाएगी। फिर जब इसे बेचोगे तो ब्लॉक की WDV माइनस करेगी, जब तक नेगेटिव नहीं होगा तो कैपिटल गेन नहीं देना। समझ में आता है? तो यहाँ पर आप बचाने का एक सीधा रास्ता है, आप बोलो नहीं हम पहले 6 महीने 1 साल इसे बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं फिर बेच रहे हैं। अगर आपने सीधा बेच दिया तो असेट कितने की थी? 50 लाख की, आपने कितने में बेच दिया? 40 लाख में, तो PGPP हो जाएगी, बिजनेस इनकम 40 लाख सीधा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0, 40 लाख मिले सारी क्या है? बिजनेस इनकम। लेकिन अगर ये 60 लाख में बेचा तो 50 लाख तो बिजनेस इनकम और 10 लाख का कैपिटल गेन, क्योंकि आपने 50 लाख तक का सेक्शन 35 में क्लेम कर रखा है, तो 50 लाख तक की इनकम क्या है? बिजनेस की इनकम। उसके ऊपर की इनकम क्या है? कैपिटल गेन। ठीक है। सेक्शन 35AD वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस है। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा? कुछ जहां जहां कमी लग रही थी गवर्नमेंट को चाइना से कंपीट करने में या मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ने के लिए, उन सब बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सेक्शन 35AD लाया गया। क्या बोला गया? अगर ये बिजनेस है तो एसएससी को कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर भी अलाउड होगा PNL में लिखने के लिए। बिजनेस कौन से? कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, हॉस्पिटल 100 बेड वाले, तो इस तरीके के बिजनेसेस हैं। इन सब बिजनेस में आप लोगों को रेवेन्यू नेचर के अलावा कैपिटल नेचर के खर्चे भी अलाउड है PNL में लिखना। ठीक है। कैपिटल नेचर में 3 तरीके के खर्चे अलाउड नहीं है, जमीन खरीदी है, गुडविल खरीदी है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदी है, ये खर्चे अलाउड नहीं है, बाकी खर्चे अलाउड है। सेमीकंडक्टर की बहुत मारा मारी है, आपको पता है सेमीकंडक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, कई हजार लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, मतलब 50 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं। इतना सेमीकंडक्टर होती है जो चिप यूज होती है कार के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, मोबाइल में, चाइना से आती है, ताइवान से आती है, फिलीपींस से आती है। इंडिया, पूरी दुनिया में वेटिंग चल रही है गाड़ियों की 1-1 साल की। क्यों चल रही है? क्योंकि ये सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं ये चाइना से आती है। कोविड के बाद से वहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो गई, सब लोगों को दिक्कत हुई और उसमें बहुत तगड़ी कमाई है, लेकिन उसकी R&D और उसका टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि इंडिया 3 साल से उसमें कोशिश कर रहा है, अभी 2-3-4 साल और लगेंगे तब बनाने लायक बनेंगे ये, क्योंकि कोई भी जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो कंपनी हमें टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है फिर हमारी अर्निंग कम हो जाएगी।
तो सेमीकंडक्टर है, बी कीपिंग, वेयर हाउसिंग, तो बहुत सारे काम है, उन सब में आपको कैपिटल नेचर खर्चे भी अलाउ हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आप कैश में पेमेंट ना करें। ठीक है, इन बिजनेस का लॉसेस, देखो आप कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस लिख रहे हो तो हैवी लॉस हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस P&L में लिखते ही लॉसेस आने शुरू हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां लिखा है कि इन लॉसेस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना, लेकिन आपको इसी टाइप के बिजनेस से सेट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग बातें हैं, क्या है, if any capital asset was acquired for the said business was debited to P&L, it must be used for the business for at least 8 years. हमने अगर कोई कैपिटल नेचर की एसेट खरीदी है तो कैपिटल नेचर की एसेट, अब आप क्या कर सकते हो, क्या गड़बड़ कर सकते हो आप, आपने एक नई एसेट खरीदी इस बिजनेस के लिए, सारा खर्चा क्लेम कर दिया और फिर बेच दिया थोड़े टाइम के बाद, तो ये अलाउ नहीं है। 8 साल तक आपको उस एसेट को यूज करना पड़ेगा बिजनेस के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 8 साल से पहले बेचा तो जितना भी खर्चा अलाउड हुआ था, ये नहीं जितने में बेचोगे वो इनकम मानेंगे, नहीं, जितना भी खर्चा अलाउड हुआ था वो सारा क्रेडिट हो जाएगा और इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, however normal depreciation shall be deducted and only balance will be considered to be income। मतलब ध्यान से समझो क्या है, मान लिया 50 लाख की एसेट थी, कितने की, 50 लाख की। ठीक है, अब वो सारा खर्चा आपने P&L में डाल दिया, तो उस पर डेप्रिसिएशन तो कुछ मिलेगा नहीं, जीरो है डेप्रिसिएशन। लेकिन 2-3 साल के बाद आपने उसे बेच दिया, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा भैया 8 साल के लिए बोला था बेचने को, उससे पहले नहीं बेचना, तुमने बेचनी है, बेच दिया, तो हम तुम्हें टैक्सेबल करेंगे 50 लाख। तो एसएससी कहेगा भैया रुको रुको, 50 लाख क्यों करोगे, अगर मान लिया ये खर्चा नहीं होता तो असेट होती तो सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन मिलता, 2-3 साल बाद बेचे हैं, 2-3 साल का डेप्रिसिएशन 15 लाख मिलता है इस पे, तो आज की डेट में इसकी वैल्यू 35 लाख होती, तो वही तो टैक्सेबल करो। इन्होंने कहा ओके, हम ये मानेंगे, इस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, बाकी आपके लिए टैक्सेबल इस साल कर देंगे, अगर 8 साल से पहले आपने इस एसेट को बेच दिया। ठीक है, अब सेक्शन 73A है, पहले मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, सेक्शन 73A है और ये कहता है लॉस, जैसे साइंटिफिक रिसर्च का लॉस, जैसे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस है, ऐसे ये लॉस है। तो लिखा है कि ये लॉस एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, इसी या और ऐसे बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है, और आप अनलिमिटेड पीरियड तक इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल नेचर हैवी अमाउंट है, तो वो आप 1-2 साल 8 साल में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं तो सेक्शन 35D कहता है आपको कि आप 5 इंस्टॉलमेंट में उस डिडक्शन को ले सकते हो, 1/5 एवरी ईयर फॉर 5 ईयर, जस्ट लाइक आपका हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 5 साल तक मिलता था, तो ये भी आपका 5 साल तक मिले। इसमें एक लिमिट है कि आप एक लिमिट तक ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का खर्चा आप ले सकते हैं, वो कितना है, एक्चुअल एक्सपेंसेस मान लिया 20,000 है, 5% ऑफ, इसे कंपेयर करेंगे 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, मान लिया 1 लाख है प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो 5% आ गया 5,000, या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अगर इंडियन कंपनी है, मान लिया कैपिटल एम्प्लॉयड है अमाउंट तो उसका 10,000 आ गया, 20 लाख है तो उसका 5% 10,000 आ गया, 10,000 और 5,000 जो भी ज्यादा हो तो क्या है 10,000, फिर 10,000 को एक्चुअल एक्सपेंस से कम करेंगे जो भी कम हो तो क्या है 10,000, तो 10,000 का 1/5 एवरी ईयर आपको मिलेगा। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, एक्चुअल एक्सपेंसेस और सेकेंड पॉइंट विच एवर इज लोअर, सेकेंड पॉइंट क्या है, 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, ऐसा करना, ये थोड़ा फॉर्मूला आपको ध्यान से याद रखना। इसके बाद आता है हमारा VRS सेक्शन 35DD है, हम अपने एम्प्लॉय से कहते हैं भैया हमारा ही जान छोड़ दो चले जाओ, तो अगर हमारे एम्प्लॉय हमारी जान छोड़कर जाएंगे तो हम उन्हें कुछ लमसम अमाउंट देंगे, वो हैवी अमाउंट होगी तो ये भी 1/5 एवरी ईयर 5 ईयर तक अलाउ होगा। ठीक है,
सेक्शन 30 to 37 हमने बोला था अलाउड एक्सपेंसेस है, 35 तक मेजर थे, उसके बाद 36 में एक जनरल है, छोटे मोटे खर्चे जो नॉर्मली हमें पता भी है, स्टॉक का इंश्योरेंस कराया, एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस है, कमीशन बोनस दे रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, बोनस कमीशन जब एक्चुअल पेमेंट देंगे तभी हमें अलाउड होगा, ड्यू बेसिस पर नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कोई एसेट एक्वायर करने के लिए दिया है तो जब तक एसेट यूज करना शुरू नहीं करते हैं जब तक उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा, उसके बाद वाला ही यहां पर आएगा, ठीक है। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड को प्रोराटा बेसिस पर, जीरो कूपन बॉन्ड मतलब इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो इसमें क्या 5 साल बाद का है कोई बॉन्ड, आज हमने 700 में दे दिया, 5 साल बाद 1000 देंगे, तो ये जो 300 रुपए है ये 5 साल का इंटरेस्ट है, तो ये टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट के रूप में अलाउ होगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में, वेलफेयर में, ग्रेजुटी में, ये सारा खर्चा एम्प्लॉयर का अलाउड है, समझ में आती है, एम्प्लॉयर का खर्चा है, अलाउड है, लेकिन 8वां पॉइंट समझना पड़ेगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वो खर्चे में क्यों लिखा है, इसे समझना पड़ेगा आप लोगों को। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन समझ में आता है, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं दे रहा हूं, खर्चा है, अलाउ है। एम्प्लॉय का क्यों लिख रहे हैं भाई, एम्प्लॉय तो खुद दे रहा है अपने पैसे से, वो मेरा खर्चा थोड़ी ना। लेकिन क्या होता था, एम्प्लॉयर क्या करते थे, एम्प्लॉय का सैलरी देते हुए उनका कंट्रीब्यूशन काट लेते थे और जमा नहीं कराते थे। तो अब इन्होंने क्या सिस्टम करा है, जैसे ही आप एम्प्लॉय को सैलरी देकर उसकी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करोगे आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, और जब जमा करोगे तो खर्चे में आ जाएगा। मत करो जमा, आपके इनकम में आ गया, 30% का टैक्स देना पड़ गया आप, तो इसीलिए खर्चे में लिखा है। पहले कहां होगा, इनकम में ऐड होगा, फिर ये खर्चे में जब आप पेमेंट कर दो। आपके कोई एनिमल है मर गए तो बेड डेट्स, तो प्रोविजन नहीं, बेड डेट्स। एक्सपेंसेस ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ये केवल कंपनी के लिए अलाउड होता है। कैपिटल नेचर खर्चा 1/5 नॉर्मल अलाउड, ये भी कैरी फॉरवर्ड होता है, जस्ट लाइक कैपिटल नेचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अनलिमिटेड टाइम, अनरिजर्व्ड एप्रिसिएशन की तरह अनलिमिटेड टाइम, ये भी कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो, है ना। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर आप सिक्योरिटी को सेल करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये सारे खर्चे आपके अलाउड हैं। एक है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, ये एक जनरल डिडक्शन है। ये क्या कहता है, कोई भी खर्चा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, रेवेन्यू नेचर हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, लीगल हो, पर्सनल ना हो, स्पेसिफिकली डिसअलाउड ना हो, सारे खर्चे अलाउड। क्या, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, लीगल हो, रेवेन्यू नेचर हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, इलीगल ना हो, पर्सनल ना हो, स्पेसिफिकली आपको डिसअलाउड ना हो, कैपिटल नेचर ना हो, सारे खर्चे अलाउड हो जाएंगे। हमने अब तक सीखा अलाउड एक्सपेंसेस, अब हम देखते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। कोई भी आप पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दीजिए, वो अलाउ नहीं है, डिसअलाउड है। क्यों, मैं गलती से जब साइंटिफिक रिसर्च के लिए अदर देन बिजनेस इनकम बता रहा था कि आपको सेक्शन 80 जीजीए में शायद अलाउ हो जाएगा, तो वो मैं गलती से ये वाला दिमाग में मेरे आ गया था पॉइंट। ये कह रहे हैं कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी पैसा देंगे वो डिसअलाउड है। क्यों, क्योंकि ये तो केवल बिजनेस के लिए डिसअलाउड करेंगे, कोई भी इंसान जिसकी बिजनेस की इनकम है या नहीं, उन सबको डिडक्शन देंगे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए 100%। कैसे, सेक्शन 37(2)B में बोला डिसअलाउड है, और जीजीबी, अब वो जीजीए था इसलिए मेरे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, जीजीबी और जीजीसी में आप बिजनेस करें ना करें सबको अलाउ कर देंगे। तो क्या कहा, बिजनेस में डिसअलाउड, सेक्शन 80C से 80U में 80 जीजीबी और जीजीसी में अलाउ 100%, जीजीबी में नॉन कॉर्पोरेट एसएससी और जीजीसी में नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, इनको डिडक्शन अलाउड है जितना भी आप डोनेट करेंगे।
आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा और इंडिया से बाहर पेमेंट कर रहे हो तो आपको खर्चा अलाउ होना चाहिए या नहीं? तो नहीं, आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा। ठीक है, और जिस दिन लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग और रिटर्न तक टीडीएस काट लो तो आपको खर्चा अलाउड हो जाएगा। अगर सपोज आपने किसी को इंडिया के बाहर पेमेंट करी और टीडीएस नहीं काटा, खर्चा क्या है? डिसअलाउ। अगले साल टीडीएस काट लिया, अगले साल अलाउ हो जाएगा। जिस साल टीडीएस काट लोगे उस साल आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। सपोज इंडिया में किसी को पेमेंट कर रहे हो और टीडीएस नहीं काटा, तो इंडिया के बंदे को तो पकड़ सकते हो ना आप आराम से। तो 30% टैक्स का नुकसान करा, तो आपका नुकसान करेंगे 30%। तो क्या लिखा है? 30% डिसअलाउड हो जाएगा। अगर इंडिया में आप टीडीएस नहीं काट रहे हो तो 30% डिसअलाउड, इंडिया के बाहर पेमेंट करते हुए टीडीएस नहीं काट रहे तो 100% डिसअलाउड। यहां पर भी जिस साल पेमेंट करोगे उस टीडीएस काटोगे उस साल 30% बचा हुआ भी अलाउ हो जाएगा। समझ में आया? आपने मुझे टीडीएस नहीं काटा, मैंने आपको पेमेंट करी, टीडीएस नहीं काटा, आप इंडिया में हो, 30% डिसअलाउड, अगले साल काट लिया, अगले साल अलाउड हो जाएगा 30% बचा हुआ जो डिसअलाउड हुआ था। ठीक है, ठीक। पार्टनरशिप के केस में आपको कुछ खर्चे अलाउड है, कुछ खर्चे डिसअलाउड है। तो कौन से खर्चे डिसअलाउड है? नॉन वर्किंग पार्टनर को रेमुनरेशन देंगे डिसअलाउड, वर्किंग पार्टनर को ही रेमुनरेशन अलाउड, नॉन वर्किंग पार्टनर को रेमुनरेशन डिसअलाउड। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा फिर भी दे रहे हो डिसअलाउड, पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। ठीक है, और 12% तक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउड है 12%, इससे ज्यादा दोगे डिसअलाउड हो जाए। और एक लिमिट बना रखी है इन्होंने, उस लिमिट से ज्यादा वर्किंग पार्टनर को रेमुनरेशन भी अलाउ नहीं हो। इसमें क्या है, एक फंडा बहुत आसान सा, ये मैं बार बार समझाता हूं, समझिए। जो खर्चा पार्टनरशिप को अलाउड है, मतलब खर्चा अलाउ का मतलब पीएनएल में लिख सकते हो, पीएनएल में लिखने से प्रॉफिट कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट को नुकसान है, तो वो जब पार्टनर को मिलेगा पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कोई खर्चा पार्टनरशिप फर्म को डिसअलाउड है, मतलब उनकी इनकम में जुड़ गया है, वो पार्टनर के लिए एग्जम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी दी 30,000, अभी लिमिट सीखेंगे, उस लिमिट के हिसाब से सैलरी पूरी 30,000 अलाउड हो गई, अलाउड। तो पार्टनरशिप फर्म ने ये सैलरी पीएनएल में लिख दी, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कम हो गया, ये सैलरी किसे मिली? पार्टनर, उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। मान लिया ये सैलरी केवल पार्टनरशिप फर्म को 20,000 अलाउड हुई, तो 30,000 में से 20,000 अलाउड हुई, 10,000 अलाउड नहीं हुई, तो 10,000 तो टैक्सेबल हो गई पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो पार्टनर के लिए केवल 20,000 ही टैक्सेबल। इन शॉर्ट, जितना अलाउड होगा पार्टनरशिप फर्म को खर्चना, उतना ही एक्सपेंसेस पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो। ऐसे ही 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है ना? पार्टनरशिप फर्म ने कितना दिया? 14%, लेकिन अलाउ कितना होगा? 12%, तो इसके लिए टैक्सेबल कितना होगा? 12%, क्योंकि जितना उसे अलाउड हुआ उतना इसके लिए टैक्सेबल, उसके लिए 2% डिसअलाउड है तो टैक्सेबल हो गया, वो यहां नहीं है। अब 12% इंटरेस्ट रेट तो पता है, लेकिन प्रॉफिट के लिए इन्होंने क्या कहा? प्रॉफिट के लिए इन्होंने कहा हम एक बुक प्रॉफिट निकालेंगे और शुरू के 3 लाख के बुक प्रॉफिट पे 90% या 1.5 लाख जो भी ज्यादा हो, इतना रेमुनरेशन अलाउड है, सैलरी कमीशन वगैरह। बाकी जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसका 60%, ये सारा अलाउड है। तो जितने भी पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर, उन सबकी सैलरी कमीशन को ऐड करेंगे और प्रॉफिट का
शुरू के 3 लाख का 90% या 1.5 लाख जो भी ज्यादा हो, बाकी बचे हुए का 60% वो ऐड करके कंपेयर करेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, ये शेयर ज्यादा है और रेम्युनरेशन एक्चुअल कम है तो सारा अलाउ हो जाएगा, नहीं तो डिसअलाउड हो जाएगा। जितना अलाउ उतना टैक्सेबल, जितना डिसअलाउड उसके लिए टैक्सेबल नहीं है। सिंपल सा फंड, इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसमें वर्ड यूज हुआ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट का मतलब है कि हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट आएगा पीजीपीपी का बिफोर सैलरी कमीशन, मतलब ये सब ऐड कर दिया जाएगा, सैलरी कमीशन बोनस वगैरह जो भी दे रहे हैं वो सब ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है तो उसे एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस से पहले, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन के बाद और पार्टनर के रेम्युनरेशन से पहले का प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फर्म का, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए टैक्सेबल होता है। तो जब वो प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर को, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में भी सीखते हैं कि जो भी प्रॉफिट मिलेगा पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को, वो सब एग्जम्प्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउड होंगे, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो और सिचुएशन में भी अलाउ नहीं होंगे। वो क्या है? एक्सपेंसेस और पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। इसमें है पेमेंट टू रिलेटिव एंड रिलेटेड पर्सन। अगर आप किसी जान पहचान वाले को एक्स ग्रेशिया पेमेंट मतलब एक्सेस पेमेंट करते हैं तो वो डिसअलाउड। अगर आप किसी को 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट करते हैं, डिसअलाउड। लेकिन ट्रांसपोर्ट कंपनी में ये 35,000 की लिमिट है, एक दिन में एक आदमी को पेमेंट 35,000। लेकिन यहां बोल रखा कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप एक दिन में 10,000 या 35,000 से ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं। जैसे बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं तो कैश में जमा करा ही सकते हैं। जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं उस दिन बैंक बंद है, जिस जगह पेमेंट कर रहे हैं वहां बैंक है ही नहीं। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं। या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वहां पर क्योंकि उनके किसानों के कई बार उनके बैंक अकाउंट वगैरह नहीं होते। आप प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी करते हैं, ठीक है, तो अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है तो ये अलाउड है, वरना नहीं है। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड होगा तो ही अलाउड होगा। अनरिकॉग्नाइज फंड में पैसा जमा कराओगे, अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अलाउ नहीं है, बिना लाइबिलिटी के प्रोविजन बनाना अलाउ नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है, इलीगल एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है। जैसे आपने कहा हम तो रिश्वत देते हैं जी, तो वो अलाउ नहीं है। एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ अलाउ नहीं होंगे। कैपिटल नेचर नहीं होंगे। पेनल्टी, ब्रीच ऑफ लॉ अलाउ नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, मतलब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा किसी के साथ, हम आपको माल सप्लाई करेंगे, नहीं कर पाए तो 50,000 दे देंगे, वो अलाउड है, वो बिजनेस में होता है। कानून तोड़ा, रेड लाइट क्रॉस करी, चलान आ गया, वो अलाउ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अलाउड है। सैलरी अलाउ नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अलाउड है, वो अप टू जो हमने बुक प्रॉफिट का परसेंटेज देखा। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स पहले होता था, परक्यूजिट पे टैक्स वो अलाउ नहीं है अगर बाई चांस आ गया। रिलेटिव को एक्स्ट्रा पेमेंट वो हम पढ़ चुके हैं, अलाउ नहीं है। नॉन स्टेचुरी में हम पढ़ चुके हैं, अलाउ नहीं है। ड्रॉइंग्स अलाउ नहीं है। इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स भी अलाउ नहीं है। अगर आप कोई खर्च, कोई एसेट ऐसी है जो कुछ हिस्सा बिजनेस के लिए यूज करते हैं, कुछ हिस्सा कहीं और, तो जितना हिस्सा बिजनेस के लिए यूज करते हैं वो अलाउड है, जितना नहीं करते हैं डिसअलाउड। एक बिल्डिंग है, उसका 60% हिस्सा पर्सनल यूज होता है तो 60% डिसअलाउड हो जाएगा। कार है, उसका 60% पर्सनल यूज होता है, उसका डेप्रिसिएशन रिपेयर मेंटेनेंस 60% डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो टैक्सेस वगैरह हैं गवर्नमेंट को, वो आपको तभी अलाउ होंगे जब आप उसकी एक्चुअल में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो डिडक्टिबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो इनकम टैक्स है, एडिशनल इनकम टैक्स है, वो तो नॉट अलाउड है, ये तो हमें पता ही है। इनकम टैक्स डिसअलाउड है। ठीक है, बिजनेस का खर्चा नहीं है, लेकिन
जीएसटी, म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह, लाइसेंस फी, ये सब अलाउड है, बट पेमेंट करियो तभी। ऐसे इंटरेस्ट भी अलाउड है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स अलाउ नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स भी अलाउ नहीं है, तो लेट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स वो भी अलाउ नहीं है। लेकिन क्योंकि जीएसटी अलाउड है, तो जीएसटी की लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट वगैरह दिया तो वो अलाउड है। ठीक है, आपने इनकम टैक्स देने के लिए लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स अलाउ नहीं है। ठीक है, जीएसटी के लिए लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट अलाउड। इनकम टैक्स रिफंड भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स खर्चा नहीं है, तो इनकम टैक्स रिफंड इनकम भी नहीं है। ठीक है, तो रिफंड ऑफ जीएसटी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी खर्चा है। इनकम टैक्स रिफंड या जीएसटी रिफंड पर जो इनकम मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स रिफंड पर जो इंटरेस्ट मिला वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। जीएसटी पर रिफंड पर जो इंटरेस्ट मिला वो बिजनेस इनकम में टैक्स। क्लियर? पेनल्टी दिया कोई कनेक्शन विद इनकम टैक्स और जीएसटी कोई भी अलाउ नहीं है, क्योंकि पेनल्टी आप तब देते हैं ब्रीच ऑफ लॉ होता है, वो कभी भी अलाउ नहीं है। असेसमेंट करने का खर्चा अलाउड, आप असेसमेंट हो रहा है वो सारा खर्चा अलाउड होता है। आपको कोई रेमिशन और सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी, कुछ इनकम्स है, जैसे आपने किसी ने आपको कहा पैसे ले लो, ये काम छोड़ दो, वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। बैलेंसिंग चार्ज हम बात कर चुके हैं। किसके लिए बैलेंसिंग चार्ज? साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी बात कर चुके हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए भी हम बात कर चुके हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी सेट ऑफ हो जाता है, हमारा अलाउड हो जाता है। इसके अलावा चेंजेस इन द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी, सपोज आपने असेट फॉरेन कंट्री से ली, फॉरेन करेंसी में ली, और उसका एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ रहा है, तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है पेमेंट करते हुए। आपने खरीदी कोई एसेट, उस समय एक्सचेंज रेट के हिसाब से 20 लाख है, पेमेंट करते हुए 21 लाख हो गए, तो 1 लाख रुपए क्या है, एसेट की कॉस्ट में ऐड करें या पीएनएल में खर्चे में डालें, तो उसके लिए बात हो रखा है। तो जो रीपेमेंट हो रहा है मनी बोरोड बाय हिम फॉरेन करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग विद द इंटरेस्ट इफ एनी, तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो कॉस्ट होगी और अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब के लिए बता रखा है कि एसेट अलोंग विद इंटरेस्ट हमारा एक्चुअल कॉस्ट होती है, जैसे कॉस्ट में जुड़ जाएगी। एक मिनट, यहां बता रखा हमें, अगर हमारी लोन ले रखा है और उसमें कोई चेंजेस हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, साइंटिफिक रिसर्च, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, कॉस्ट ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, उसकी कॉस्ट में हम एडजस्ट कर देंगे, ऐड हो जाएगा, और जहां पर वो अलाउड होना चाहिए वहां अलाउ हो जाएगा। कुछ खर्चे हैं जो पेमेंट करने पर ही अलाउड होंगे, जैसे गवर्नमेंट को टैक्सेस, गवर्नमेंट को कोई भी टैक्सेस देना वो तभी होगा अलाउ जब आप पेमेंट करेंगे। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ वगैरह में, बोनस कमीशन एम्प्लॉय को देते हैं, लीव सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को, एक्चुअल पेमेंट, इंटरेस्ट लोन बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, रेलवे को पेमेंट कर रहे हैं, है ना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से आपने गवर्नमेंट से लोन लिया, उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो तभी अलाउ होगा जब आपने ये एक्चुअल पेमेंट, मान लिया आपने इस साल पेमेंट नहीं करी, अगले साल करी, तो अगले साल अलाउ हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर लोग पेमेंट ही नहीं करेंगे ना। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी सेक्शन 44AA में। अगर कैसे हैं, नोटिफाइड प्रोफेशनल है। नोटिफाइड प्रोफेशनल कौन होते हैं? फिल्म आर्टिस्ट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, टेक्नोलॉजी वाले प्रोफेशनल होते हैं, उनको प्रेस्क्राइब बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं 6 साल तक कम से कम। ठीक है, नहीं तो 25,000 की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस पर उनको मेंटेन करनी पड़ती है। लीगल प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, ये सब प्रोफेशनल होते हैं। उसमें से हमारे जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है उनकी अगर
1.5 लाख रुपए की ग्रोस रिसीट 1.5 लाख से बढ़ जाती है इन ऑल, ध्यान रखिए ऑल लिखा है, 3 साल, पिछले 3 साल में लगातार 3 साल तक उनकी अगर 1.5 लाख से ज्यादा ग्रोस रिसीट है तो वहां पर, और अगर नया बिजनेस है तो उन्हें लगता है कि 1.5 लाख से ज्यादा ग्रोस रिसीट होने की उम्मीद है, तो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। और अगर अदर है, बिजनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए अदर देन नोटिफाइड प्रोफेशनल है तो उनके लिए लिमिट 2.5 लाख रुपए की है। ठीक है, अगर रिसीट हो रहा है और सेल में 25 लाख से ज्यादा की सेल है। यहाँ पर 1 ऑफ द 3 ईयर, मतलब स्पेसिफाइड के लिए था 3 साल लगातार, यहाँ है 3 साल में कोई भी एक साल अगर आपका प्रोफेशन है, नॉन स्पेसिफाइड 2.5 लाख, बिजनेस है 25 लाख, इससे ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, केवल 3 में से 1 साल भी होगा तो भी। ठीक है, और पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1,20,000 या 10 लाख ये लिमिट है, 1,20,000 या 10 लाख की। आपको ऑडिट कराना पड़ेगा सेक्शन 44AB में। अगर आपका बिजनेस है, 1 करोड़ से ज्यादा की सेल है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग का मतलब क्या है, अगर आप 44AD सेक्शन में आते हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ये लिमिट 2 करोड़ है। ठीक है, दूसरा, अगर आप 5% से कम कैश पेमेंट लेते हैं, ठीक है, टोटल रिसीट का, और 5% से कम, ये 5% या 5% से कम खर्चा करते हैं कैश, तो ये लिमिट 1 करोड़ की बजाय 10 करोड़ हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप अगर 5% से कम खर्चा करते हैं कैश में, 5% से कम रिसीव करते हैं कैश में, तो आपके लिए 10 करोड़ तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5% से ज्यादा कैश यूज करते हैं तो आपके लिए 1 करोड़ की है, 1 करोड़ से ऊपर सेल या रिसीट होते ही आपको क्या कराना, 1 करोड़ से ज्यादा सेल होते ही आपको क्या कराना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट। लेकिन अगर आप सेक्शन 44AD में आते हैं तो 2 करोड़ की। ठीक है, तो आपके पास बिजनेस था तो वो 1 करोड़ वाली बात थी, प्रोफेशन है तो 50 लाख की। ठीक है, तो यहां पर ये बात आ गई। अब स्पेसिफाइड बिजनेस है कुछ, जैसे 44AD, ADA और AE। 44AD कहता है कि आपका हर टाइप का बिजनेस एक्सेप्ट 44AE, आप क्या करिए, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 2 करोड़ रुपए तक की आपकी इनकम है तो जितनी भी आपकी सेल है या रिसीट है उसका 6% हम आपकी इनकम मान लेंगे, अगर वो बैंक के थ्रू आई है, और अगर कैश में आई है तो 8% इनकम मान लेंगे। मतलब आपको P&L ये वो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जितना सेल कर रहा है उसका 6%, अगर बैंक में पैसे आए हैं, कैश सेल है तो 8%, ये आपकी इनकम मान लेंगे। सारे खर्चे अलाउड हो गए, डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया, कुछ नहीं मिलेगा अलग, ये आपकी इनकम हो गई, और उस पर आपको टैक्स देना आसान के लिए, क्योंकि जो है बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए पूरा सारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो कोई ये कहता है कि भैया मेरे बस की नहीं है, तो आपके लिए ये आपको ऑप्शन दे दिया। इसके बाद आता है 44ADA, ये प्रोफेशनल के लिए है, 50 लाख रुपए तक की लिमिट है। आपका 50% जो भी रिसीट होगी उसकी 50% इनकम वाली, क्योंकि प्रोफेशनल के खर्चे कम होते हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस है आपका, अप टू 10 ट्रक्स हैं तो ही आप इस लिमिट में आएंगे, उसके ऊपर में आप यहाँ नहीं आएंगे। तो आपके लिए हैवी व्हीकल जितने भी हैं, हैवी व्हीकल किसे कहते हैं,
हैवी व्हीकल का मतलब होता है जिसमें 12,000 किलो से ज्यादा वजन होता है। तो अगर आपके पास हैवी व्हीकल है तो 1,000 रुपए पर टन फॉर द पार्ट ऑफ द मंथ और फुल मंथ जिस के आप ओनर हैं, वो सब आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। प्रीएम्प्टिव बेसिस पर है, मतलब एक्चुअल इनकम से कोई लेना देना। और अगर आपका लाइट व्हीकल है अदर देन हैवी, तो 7,500 रुपए पर मंथ और पार्ट दे रहा हूं, ठीक है। वो या जो एक्चुअल आपने मिला जो भी ज्यादा मतलब आप कहते हैं कि हमारी इनकम इससे ज्यादा, तो वो नहीं, तो ये अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। आसान बनाने के लिए यहाँ पर भी हम सारा डेप्रिसिएशन वगैरह मानेंगे कि आपको अलाउ हो गया है। अकाउंटिंग का मेथड 145 में हम पहले भी बात कर चुके हैं। पीजीपीपी में या अदर सोर्सेज में आप कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस पे जैसा चाहे वैसा आप अकाउंटिंग कर सकते। तो अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर इतना ज्यादा मुश्किल या बड़ा नहीं है जितना कई बार आपको लगता है। तो क्वेश्चन जनरली इस टाइप के होते हैं, आपको P&L दिया होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, आपको प्रॉफिट निकालना होगा। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। असेसमेंट में भी आता है, 5 की इनकम जहाँ ऐड होती है वैसे भी आता है। तो काफी अच्छा चैप्टर है। सारे क्वेश्चंस करिए, स्टडी मटेरियल करिए, असाइनमेंट करिए।